तरीके अपनाकर आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं ये साइबर अपराधी। उन्होंने पूरे इंडिया के कई सीसीटीवी हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। बहुत सारे ऐसा भी कैमराज होते हैं जिनका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं होता। कोई भी इंसान दुनिया का आपके कैमरे को देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरेज बिखरे हुए हैं वर्ल्ड में। डार्कनेट पे भी बल्क में सेल होते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर, ऑफिसेज में, बोर्ड रूम्स में, मॉल्स में, जहां भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हैकर्स की नजर आप पर बनी हो सकती है। हर जगह जिस भी इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किए हैं कैमरास, इट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी डिप्लॉइंग दैट कैमरा। नमस्कार, साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज की इस मुहिम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। तकनीक वक्त के साथ बहुत तेजी से बदल रही है ना? और हम सब तकनीक पसंद भी हैं, तभी तो हम जब नए नए गैजेट्स या नए नए फीचर्स वाले फोन्स खरीदते हैं तो अधिक पैसे लेने को भी तत्पर नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह दवा खाने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है, उसी तरह नई तकनीक या नए गैजेट्स के भी यूज से पहले उसके भी क्या साइड इफेक्ट्स हैं या क्या तैयारी उसके यूज के लिए आपको करनी चाहिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये कि ऑनलाइन दुनिया का आप हिस्सा बन गए, लेकिन इसके खतरों की जानकारी आपको नहीं है, या फिर कैसे साइबर धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं ये नहीं जान रहे, या फिर स्मार्टफोन यूज करने के स्मार्ट यूजर आप नहीं बने, तो आप साइबर अपराधियों का शिकार आसानी से बन सकते हैं। आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, विभिन्न गैजेट्स में, पब्लिक प्लेसेस में हर जगह मौजूद हैं कैमरे, लेकिन इनकी मौजूदगी को लेकर आप कितने सतर्क हैं? कोई ऐसा ऐप है जिस पर आपको थोड़ा ट्रस्ट है, मान लीजिए कोई कैलकुलेटर ऐप है, आपने उसे इंस्टॉल किया और आप देख रहे हैं प्ले स्टोर पे भी इसके तो बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, बहुत रिव्यूज़ हैं, लेकिन आप अचानक से देखते हैं कि इसने आपके फ़ोन की कैमरा की परमिशन को लिया हुआ है। कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेशन करने का, उस चीज़ के लिए उसे कैमरे की परमिशन चाहिए ही नहीं है। तो ऐसे में आप उसके कैमरा की परमिशन को अनअलाउ कर दें, उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज एक रियलिटी है। मतलब आपके जो भी गैजेट्स इंटरनेट से जुड़े हैं, उनके कैमरे आप पर हमेशा नजर रखे हुए हैं और आप इस बात से अनजान हैं। आपको बताते हैं एक ऐसा मामला जो ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स में साइबर सिक्योरिटी की महत्ता पर रोशनी डालता है। ये है सीसीटीवी स्कैम। अब तक होटल्स में या मॉल्स के चेंजिंग रूम्स में छिपे हुए खुफिया सीसीटीवी कैमरास के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर राजकोट के महिला अस्पताल से महिलाओं के गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स के सीसीटीवी फुटेज के प्राइवेट वीडियोस यूट्यूब, टेलीग्राम पर बेचे जा रहे थे। सार्वजनिक स्थलों पर, ऑफिसेज में, बोर्ड रूम्स में, मॉल्स में, जहां भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हैकर्स की नजर आप पर बनी हो सकती है। हो सकता है कि ये लोग आपके प्राइवेट पलों पर नजर बनाए हों, आपकी मीटिंग्स की डिटेल्स चोरी कर रहे हों, या फिर ऐसी कोई क्लिप मिलने के इंतजार में बैठे हों। राजकोट के महिला अस्पताल के जांच कक्ष के सीसीटीवी वीडियो हैक होने के बाद इस मामले में जब साइबर पुलिस ने जांच शुरू की तो एक बड़े हैकिंग स्कैम की जानकारी सामने आई। बहुत दूर तक फैले हैं इस स्कैम के तार। लोगों के निजी पलों का सौदा करने वाले हैकर्स को गुजरात की साइबर क्राइम पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये हैकर्स 1000 से 2000 रुपए में सीसीटीवी फुटेज को बेचा करते थे, जिसमें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और कई सारी जगहों की फुटेज शामिल होती थी। अब आपको लग सकता है कि सिक्योरिटी के नाम पर कहीं सीसीटीवी की एक मुश्किल तो आपने नहीं पाल ली है।
सोशल मीडिया मॉनिटरिंग साइबर सेल अहमदाबाद के द्वारा की जाती है। उसमें हमें ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दरमियान ऐसे ट्वीट्स मिले जिसमें ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इसकी जानकारी मिली। तो प्रोएक्टिवली हमारी टीम ने इसमें एक्शन लिया और हमने एक एफआईआर दर्ज करी, जिसमें सरकार तरफ हमने एक एफआईआर करी, जिसमें टेक्निकल टीम ये रिपोर्ट करती है कि इस तरह के वीडियोस लीक हो रहे हैं। उसके बाद एफआईआर करने के बाद हमने जिन यूट्यूब चैनल्स और जो इंस्टाग्राम आईडीज़ हैं उनके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें ये पता चला कि एक हॉस्पिटल का ये वीडियो है, वो हॉस्पिटल के सीसीटीवीज़ में से ये वीडियो लिया गया था। तो वहाँ की भी हमने फुटेजेस ली और वहाँ के हॉस्पिटल की भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया, और साथ ही साथ हमने इन अकाउंट्स जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका फर्दर एनालिसिस किया, जिसमें हमें मुख्य 4 आरोपी जो प्रयागराज, महाराष्ट्र में सांगली और मुंबई से, और एक गुजरात में सूरत से, ये 4 जगह से हमें मुख्य 4 आरोपी की डिटेल्स मिली और फिर हमने इनको अरेस्ट किया। इस केस में जो हमें हैकर मिले गए थे वो मुंबई और सूरत के जो थे वो हैकिंग में एक्सपर्ट थे। इन्होंने भी यूट्यूब से और टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से ही हैकिंग सीखा था। इनके पास से कई मॉल्स और जिम्स के भी महिलाओं के वीडियोस मिले हैं जिन्हें ये 2-2 हज़ार रुपए में बेच रहे थे। यही नहीं बल्कि YouTube पर ये सब्सक्रिप्शंस भी ऑफर कर रहे थे और इन मंथली सब्सक्रिप्शंस के पैसे भी ले रहे थे, जिन्हें टेलीग्राम पे इनको अवेलेबल करवाया जा रहा था। में से 2 मुख्य जो आरोपी थे उनका खुद का भी टेलीग्राम चैनल था जिस पे ये वीडियोस वो बेचते थे, और एक मेनू कार्ड रखते थे जिसमें 800 से लेकर 1500 2000 रुपीस का वीडियो सेल होता था, जिसमें घर के भी वीडियोस हैं, कुछ होटल के रूम के भी वीडियोस थे। तो इस तरह से काफ़ी प्राइवेट वीडियोस जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये लोग लेते थे। इन्होंने पूरे इंडिया के कई सीसीटीवीज हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। इन्होंने पिछले 8 महीने में 50,000 से ऊपर वीडियो फुटेजेस लिए थे, और ना कि हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्लेसेस, सिनेमा हॉल्स, गार्डन, सब जगह के लिए थे। फिर इन्होंने ये एनालिसिस किया और इन्हें पता था कि टेलीग्राम में काफ़ी चैनल्स चलते हैं जिसमें ऐसे पोर्नोग्राफिक वीडियोस और कंटेंट और नेचुरल वाले जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसकी काफ़ी वैल्यू है, मार्केट है। जो हैकिंग करते हैं वो काफ़ी बार VPN का यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनल एक्सेस के द्वारा पता चलता है कि ये लोग वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। प्लस हमें ये भी पता चला कि ये जो टेलीग्राम चैनल है उसमें बाहर के देश वाले भी इसमें जुड़े हुए थे। खास करके हमें जो एक पर्टिकुलर बांग्लादेश के लोग का भी इसमें दिखा था कि वो भी ये वीडियोस अपने लेके अपने खुद के चैनल्स में अपनी कंट्रीज़ में भी बेचते थे। यहाँ साइबर पुलिस की सराहना जरूर करनी चाहिए, जिन्होंने मात्र 48 घंटों में 3000 किलोमीटर इनका पीछा करके सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करते हुए आरोपियों को घर दबोचा। ये हमारी पूरी टीम का संयुक्त एफर्ट था इस केस में, क्योंकि इतना सेंसिटिव केस था, बिकॉज हॉस्पिटल का था, पेशेंट्स की फुटेजेस गई थी, तो बहुत ही महिला की सुरक्षा के अंतर्गत भी सरकार ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया था। तो इसमें हमारी 7 टीम टोटल लगी थी, एंड सारे 7 टीम 24 घंटे इस पे काम कर रही थी, जिससे हमें ये सक्सेस मिली। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि हम व्यक्ति के स्तर पर साइबर सेफ रहने, सावधानी बरतने की बात तो करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर पब्लिक प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल्स आदि स्थानों पर सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें सीसीटीवी ऐसी जगह पे नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे कोई प्रिवेसी भंग होती हो। खास करके ये पब्लिक प्लेसेस के लिए वैलिड है कि पहले तो जो सीसीटीवी लगाते हैं वो एक अच्छी एजेंसी के द्वारा लगाएं। जो सीसीटीवी जो वाईफाई इनेबल्ड होते हैं, तो घर का जो वाईफाई है या पब्लिक अपना ऑफिशियल वाईफाई होता है ऑफिस का, उसी से सीसीटीवीज लिंक्ड होते हैं, तो इसमें हैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सीसीटीवीज़ के लिए अगर हो सके तो एक अलग से वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो आपके जनरल इंटरनेट कनेक्शन से डिफरेंट हो, ताकि अगर एक हैक होता है तो दूसरा उसके साथ साथ एक्सेस ना मिल सके। जैसे ऑफिसेज हैं उनमें सिक्योरिटी ऑडिट कराना चाहिए, जब कराते हैं तब कंप्यूटर और इंटरनेट वाले यूज़ के सारे डिवाइसेस का कराते हैं, बल्कि सीसीटीवीज़ अक्सर हमने देखा है कि रह जाता है, तो उनका भी आप नियमित रूप से एक बार चेक करवाना चाहिए। कैमरास तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फ़ोन पे तो थे ही, अब तो आ गए हैं जीवन में हर जगह। कैमरा पहले साइबर स्पेस का पार्ट नहीं था, लेकिन जब से वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया वो भी साइबर स्पेस का पार्ट हो गया। अगर कोई गलत इंटेंट के साथ इस कैमरा को यूज़ करे तो उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है उसके पास कि वो कहाँ पे इसको हैक करे। पासवर्ड ना बनाना एक अपॉर्चुनिटी है किसी हैकर के लिए,
क्योंकि फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड डार्क वेब पे अवेलेबल है। पासवर्ड को चेंज करके सिंपल रख देना दूसरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो भी ईजी टू असेस है। उसके बाद हमने अपडेट ही नहीं किया उसको फर्मवेयर को, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क में वायरस आ गया, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। जब डेटा उस नेटवर्क के थ्रू उस कंप्यूटर पे आता है, लेट्स से 1 घंटे की वीडियो है, किसी पेशेंट का कोई टेस्ट हो रहा है और उस टेस्ट में उस पेशेंट के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स हैं, क्या स्टोर जो हो रहा है वो इनक्रिप्ट होके हो रहा है? वीडियो भी इनक्रिप्ट होके स्टोर हो सकता है। क्या स्टोरेज एज इट इज हो रही है, कोई भी खोल के उसको देख सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो उस फाइल को देख सकता है जिसके पास एक्सेस है, जैसे डॉक्टर। सीसीटीवी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम उसको लेते हैं उसका पासवर्ड भी हम सेट करें, उसके पासवर्ड को डिफिकल्ट रखें, उसके बाद उसके जो फर्मवेयर आ रहे हैं उसको पैच भी करें, जिस नेटवर्क से वो कनेक्टेड है दूसरे सिस्टम से उस नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट करें, उस सिस्टम में जब उसकी आती है कोई वीडियो फुटेज, उस फुटेज को भी हम इनक्रिप्ट करें। अब इसमें अगर कोई हैक करता है कहीं से, तो वो आपकी जो पर्सनल वीडियो फुटेज है उसको एक्सेस कर सकता है। तो आई थिंक एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक ओनस कि अगर हमने कैमरास लगवाए हैं तो ये सारे पॉइंट्स को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसा भी कैमराज होते हैं जिनका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं होता, कोई भी इंसान दुनिया का आपके कैमरे को देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरेज बिखरे हुए हैं वर्ल्ड में, डार्कनेट पे भी बल्क में सेल होते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि वहाँ पे कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है आपके कैमरे के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन सिस्टम आपको रखना है, फर्मवेयर को टाइमली आपको अपडेट करते रहना है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने सीसीटीवी को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले मजबूत पासवर्ड रखें, अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। आईडी और पासवर्ड किसी के भी साथ साझा ना करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूर यूज करें ताकि आपका एक्सेस कोड कोई और ना ले सके। जो नए कैमराज आ रहे हैं उनमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑप्शन होता है, आप उसे एनेबल करें। इसे इंटरनेट और वाईफाई को हैक करके आपके फीड को एक्सेस करना हैकर्स के लिए मुश्किल होगा। कैमरे के सॉफ्टवेयर को भी अपडेटेड रखें, मोबाइल ऐप में भी अपडेट्स इंस्टॉल करते रहें। सिक्योरिटी कैमरास के मोबाइल ऐप्स पर नोटिफिकेशंस को भी हमेशा ऑन रखें। पर्सनल ईमेल को, इस एड्रेस को यूज करने की जगह सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे सीसीटीवी के लिए आप अलग से एक डेडिकेटेड ईमेल अकाउंट रखें ताकि हैक होने के चांसेस कम हो। इस ईमेल को और किसी काम के लिए यूज ना करें। और जानने के लिए कि कहीं ये हैक तो नहीं हो गया है, आप हमारा फोन हैक पर हमारा जो विशेष एपिसोड गया था उसे आप जरूर देखें, जिसमें सिम्टम्स की जानकारी विस्तार से मैंने दी थी ताकि आप ये पहचान सकें कि कहीं आपका फोन और उसके माध्यम से आपका सीसीटीवी कैमरा हैक तो नहीं किया किसी ने। अब चोर पुराने समय के जैसे नहीं रहे जब खुद जाकर औजार हथियारों से लूटा जाता था। अब तो चोर हाईटेक साइबर अपराधी बन गए हैं। पढ़े लिखे चोर जो तरीके ढूंढते हैं, बंद कमरों में ही पूरा खेल रच डालते हैं और आपको अब जहां भी हैं, घर पर, ऑफिस में या फिर बाहर कहीं, आपको निशाना बना डालते हैं और फिर कम पढ़े लिखे लोगों को साथ जोड़कर उन्हें जरिया बनाकर अपराध को अंजाम देकर आपका पैसा गायब कर देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तरीके से किया जा रहा है साइबर क्राइम। आने वाले वक्त में ऑनलाइन ही होगा अधिकतर अपराध। जरा CERT-IN की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए जो बताती है कि पिछले 3 वर्षों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं में कितनी वृद्धि हुई। और आप देख सकते हैं कि कैसे साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। साइबर सुरक्षा की घटनाएं लगातार साल दर साल बढ़ रही हैं। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है, लेकिन घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। अभी तक हम जामताड़ा को साइबर अपराध के गढ़ के तौर पर जानते थे, लेकिन आज कितने ही जामताड़ा देश में बन चुके हैं। इस मैप पर भी नजर डाल लीजिए कि दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक, गुजरात से लेकर असम तक करीब 10 राज्यों के 41 शहर हैं जहां साइबर अपराध के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम राज्य इस तस्वीर को प्रस्तुत भी कर रहे हैं और इन मामलों में वित्तीय अपराध के मामले सबसे अधिक 49% है, यानी आपके लालच से सबसे ज्यादा कमा रहे हैं ये साइबर अपराधी। और दिल्ली में देखें तो यहाँ सबसे अधिक 60% वित्तीय अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। अब किस किस तरह के अपराध आ रहे हैं इनमें शामिल, ये भी आप देख सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट, UPI फर्जीवाड़ा,
केवाईसी अपडेट, सिम अपग्रेड, अधिकारियों और बैंकों के नाम पर फिशिंग, ईमेल पर फिशिंग लिंक्स क्लिक कराकर या फिर आपके डिवाइस पर मैलवेयर, स्पाईवेयर इंस्टॉल करवाकर धोखाधड़ी की जा रही है। वैसे सरकार भी एक्शन ले रही है। 2024 में ही लगभग 6,69,000 से अधिक सिम, 1,32,000 मोबाइल डिवाइसेस, इनकी पहचान करके इनके IMEI नंबर्स को ब्लॉक करा दिया गया। इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स, जिन्हें स्क्रीन पर आप इंडियन नंबर्स के ही हिसाब से देख रहे थे और आंसर भी कर रहे थे, अब साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस जाते थे। लेकिन ऐसी कॉल्स को भी अब ब्लॉक करने का पूरा तंत्र विकसित हो चुका है, जो काम भी कर रहा है। बैंकिंग सिस्टम को लेकर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जल्द लागू हो जाएगी। टेलीकॉम अथॉरिटी भी सर्विस कॉल्स को लेकर नई सीरीज ला रही है, यानी तमाम कदम सरकार की ओर से तो उठाए ही जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अब कुछ सवाल मैं करूंगी आपसे। क्या आप अनजान नंबरों से आ रही कॉल पर संदेह करते हैं? अनजान नंबरों से आ रहे वीडियो कॉल्स नहीं लेते ना? अपने फोन डिवाइसेस के सिक्योरिटी फीचर्स पर ध्यान देते हैं ना? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं ना? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, लिंक्डइन आदि अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों पर विश्वास तो नहीं करते? सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी तो शेयर नहीं करते ना? और अनजान लिंक जो अनजान सोर्सेज से आपके पास आते हैं, उन्हें क्लिक तो नहीं करते ना? वेबसाइट्स पर दिए फोन नंबर्स यूज करने से पहले उनकी जांच करते हैं ना? किसी भी ऑनलाइन सेवा के प्रयोग से पहले वेबसाइट्स या एप्स वेरीफाई करते हैं क्या? किसी अनजान व्यक्ति से OTP तो नहीं शेयर करते? अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई ऐप तो डाउनलोड नहीं करते ना? फोन पर कोई पुलिस, CBI, ट्राई आदि के नाम पर आपको धमकाए तो फोन काट देते हैं ना? जब भी फोन पर कोई भी घुमा फिराकर पैसे की बात करे तो सतर्क हो जाते हैं ना? अगर आप ये सब सही करते हैं तो आप हैं साइबर सिंह। यहाँ पर आपके सामने एक और फ्रॉड, क्योंकि नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं आज, और अब धोखेबाज लोगों के बीच पहुंचकर ही उन्हें फंसा रहे हैं और ऑनलाइन स्कैम कर रहे हैं ताकि आपको लूटा जा सके। गेल कंपनी के नाम से ना यहाँ पे सर्वे करने वाले आए थे, तो उन्होंने मतलब यहाँ पे सड़क का सर्वे कर रहे थे कि आपके इस एरिया में मतलब वो नहीं है गैस की पाइपलाइन, तो गवर्नमेंट यहाँ पे पाइपलाइन बिछा रही है, तो उसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। वो तो मम्मी के नाम, जो भी बिल आते हैं मम्मी के नाम से होता है, जो भी पानी का या हाउस टैक्स वगैरह, तो वो तो आप मम्मी से लीजिए नंबर। कह रहे वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो परिवार के किसी के भी सदस्य का नाम मतलब उसमें वो चल जाएगा। तो उन्होंने मेरा नाम रजिस्टर कर लिया। मेरा नाम लिखने के बाद वो यहाँ से चले गए। फिर हम इस चीज़ को भूल गए कि कब आएगी। अब तो ऐसे तो फिर हम तो बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फिर सड़क की खुदाई होगी, उसमें कितना टाइम लगेगा। फिर ऐसा हुआ मेरे साथ, एक दिन मेरे पास एक कॉल आई गेल कंपनी के ही नाम से, आपके यहाँ पे गैस की पाइपलाइन पड़ने वाली है, अप्रैल से ये इसका काम स्टार्ट हो जाएगा गैस की पाइपलाइन पड़ने के नाम से। मैंने उन्हें बोला वो तो जो भी है वो तो मम्मी के नाम से होता है, जो भी आता है, कि आप मम्मी से मदर से बात करिए। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वो तो वैसे आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल 5 रुपये जमा कराने हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो मैं समझ गया कि ये कोई फ्रॉड कॉल है, मतलब जो मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि हम आपको एक OTP भेजेंगे, तो उससे ना आपको वो OTP हमें बताना है, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो एक 5 रुपये के नाम से ना एक स्क्रीन आ गई, इस पर पे करो, पे नाउ आने लग गया। तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड कॉल है, मैंने कॉल काट दी। तो वो मुझे बार बार फ़ोन करके तंग करने लग गए, OTP बता दो, OTP के लिए ज़बरदस्ती करने लग गए। तो एक्चुअली मैंने देखा कि वो ना एकदम से मेरे खाते से 60,000 रुपये डेबिट हो गए एकदम से, और मैं ना एकदम से घबरा गया उसके बाद ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। भाई काफ़ी घबरा गया था। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि उसके अकाउंट से जो है पैसे निकले कैसे, लेकिन बाद में हमने पता किया तो उसको एक .apk फाइल फ़ोन पे रिसीव हुई थी व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसको उसने गलती से क्लिक कर दिया और उसके तुरंत बाद ही उसके अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए गए फ्रॉडुलेंट तरीके से। तो इस घटना से सबक यही है कि किसी के कहने मात्र से कुछ ना करें, उनकी पहचान की पुष्टि करें, उनका आई कार्ड चेक करें और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही कुछ एक्शन करने का सोचें।
अब जरा इस मैसेज पर गौर करिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं हुआ है, जल्दी अपडेट कर दे वरना आज रात तक आईजीएल गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। कॉल करने के लिए नंबर भी दिया हुआ है। अब जिनके पास ये मैसेज गया उनके पास तो आईजीएल गैस कनेक्शन था ही नहीं, लेकिन जिनके पास कनेक्शन होगा वो तो घबरा ही सकते हैं ना, और दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि फोन कंपनी ने इस मैसेज पर अगर आप गौर करें तो स्पैम की वार्निंग भी दी हुई है। इस मैसेज में कह रहे हैं कि स्मिशिंग और फिशिंग से अलर्ट रहें। तो क्या आप इस तरह की वार्निंग पर ध्यान देते हैं? जरूर ध्यान दें। स्पैम कॉल, स्पैम मैसेजेस को इग्नोर करें और साथ ही नंबर को भी तुरंत ब्लॉक करने के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तरह तरह से किए जा रहे हैं ये साइबर अपराध। मैसेजेस के माध्यम से, जिनको हम स्मिशिंग मैसेजेस बोलते हैं, इनके माध्यम से तो बहुत से अपराध हो रहे हैं। जैसे अब जरा इन मैसेजेस पर गौर करिए। इन मैसेजेस में कहा जा रहा है कि ये इनका नंबर नहीं है और कोई इनका फोटो लगाकर किसी अनजान नंबर से इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट से लोगों को मैसेजेस भेज रहा है। और यहाँ अगर आप विश्वास करते हैं तो बात पैसों तक भी पहुंच जाती है। आप सोचते हैं कि आपका जानकार ही है जिसने नंबर चेंज कर लिया है। आप नया नंबर सेव कर लेते हैं और कोई मैसेज आता है तो चैट भी कर लेते हैं और फिर हंसने की ओर कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन चूंकि ये स्कैम चल ही रहा है तो फिर सावधान रहने में क्या बुराई है। एक बार पुराने नंबर पर मैसेज भेजकर पूछ ही लें कि क्या वाकई नंबर बदल गया है। सच भी सामने आ जाएगा और आप अपने जानकार को भी स्कैम से बचा पाएंगे। लेकिन ध्यान दें, स्कैमर के पास आपकी फोटो है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी है और शायद आपके बारे में काफी जानकारी लेकर बैठा है वो कि किस किस को मैसेजेस भेजने हैं। यानी आपका डेटा लीक हो चुका है। कैसे? वो जो आपने होटल में डिनर करते हुए, मॉल में शॉपिंग करते हुए अपना ईमेल, फोन नंबर दिया था, वो जो आप अलग अलग वेबसाइट्स पर अपना ईमेल, फोन नंबर बांटते रहते हैं, वो जो आप ऐप्स डाउनलोड कर उसमें अपनी जानकारी के साथ साथ कॉन्टैक्ट लिस्ट की, स्टोरेज की, फाइल्स तक की एक्सेस की परमिशन देते रहते हैं। कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से आपका डेटा लीक होकर डार्क वेब के जरिए स्कैमर्स तक पहुंच सकता है। फिर ये मेहनत करते हैं आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी आपको मैप कर लिया जाता है, आप उनके निशाने पर हैं। तो फिर सावधान हो जाएं, अपने सारे पासवर्ड्स बदल डालें और सारे फ्रेंड्स को भी इस बारे में जरूर सूचित करें ताकि आप और वो ऐसे फ्रॉड से बच सकें। फ्रॉड का एक तरीका ये भी है, जैसे इस मैसेज को देखें जिसमें कहा गया है कि कल किसी काम से बैंक को कॉल किया था। 5 मिनट के बाद उसी बैंक के नंबर से, जिसमें सिर्फ एक अंक अलग था, कॉल आया कि अभी आपसे बात हुई थी, आपको बैंक कार्ड का एक मैसेज भेजा था, गलती से हमसे डिलीट हो गया है, प्लीज उस मैसेज को वापस भेज दें। ये भी बता रहे हैं जिनका ये मैसेज है कि ये फ्रॉड मैसेज है। आपको कोई ऐसा बोले तो 1 सेकंड को आपको अजीब सा लगेगा, है ना? बस इसी फीलिंग पर ध्यान दें और ऐसा कुछ ना करें जिसे आपका दिमाग अजीब समझे। कोई भी कॉल, मैसेज जिसमें कॉलर की बात कुछ अजीब सी लगे कि अरे ये मुझसे ओटीपी क्यों मांग रहा है, सीबीआई या कोरियर वाला मुझे कॉल करके क्यों कह रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है जबकि मैंने किया ही नहीं, या क्यों कह रहे हैं कि मेरा नंबर बंद हो जाएगा, मेरा आधार गलत काम में यूज हुआ तो मेरी गलती क्यों है। ये तो पुलिस का काम है, पुलिस को ही करना चाहिए। जब भी आपको इस तरह की कोई अजीब बात की फीलिंग हो तो तुरंत सावधान हो जाएं। और जब भी पैसे को लेकर कोई बात हो तो आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जरूर उसमें कुछ ना कुछ घोटाला होता ही है। और नए तरीकों से साइबर फ्रॉड का एक उदाहरण दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव से सामने आया, जिसमें 8 महीनों तक एक 63 वर्षीय व्यापारी इनके झांसे में रहा और 33 लाख रुपए गंवा दिए। शुरुआत एक सोशल मीडिया के ऐड से ही हुई। उन्होंने अपने कलेक्शन में रखे पुराने सिक्के बेचने के लिए दिए गए फोन नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया। उन्हें 2 सिक्कों के 11 लाख देने की बात की गई, पर रजिस्ट्रेशन फीस भी मांगी गई और उसके बाद आरबीआई अधिकारी बनकर ये उनसे पैसे ऐंठते रहे। लेकिन जब उन्होंने मना किया तो पुलिस अधिकारी बनकर भी इन्हें धमकाया गया। इस मामले में 2 लोगों को हरियाणा के नूह और राजस्थान से पकड़ा गया, जिनमें एक 18 साल का लड़का था।
आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको तरह तरह के स्कैम को लेकर आगाह किया है। ये जानकारी आप अन्य लोगों के साथ भी साझा करें ताकि अन्य लोग भी बच सकें। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन एक बार आपसे ये अनुरोध जरूर करना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों के बीच साइबर अलर्ट के इन एपिसोड्स को जरूर शेयर करें और जो जानकारी हम दे रहे हैं उसे भी अन्य लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम सब रह सकें साइबर सेफ, बच सकें इन साइबर अपराधों से। और हाँ, प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं और हमारा ईमेल ID cyberalert.ddnews@gmail.com। सोशल मीडिया पर भी आप हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं। #cyberalert_with_DD News को आप लगातार जरूर फॉलो करें। तो ध्यान रहे, साइबर अपराध के खिलाफ एक ही है सबसे कारगर हथियार, आपकी जागरूकता। क्योंकि रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।